हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सबीहा, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन लखनऊ। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो में भी हम बहुत ही जो आप लोगों ने डिमांड किया है डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ उन्होंने हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भी पूछे हैं। आज उन्हीं कुछ उनसे रिलेटेड और कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और इस वीडियो से मैं आशा करती हूँ आपको अच्छी लगे। इसका अगर यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन के बारे में कि अगर किसी महिला की किसी कारणवश हिस्टेक्टमी हो गई है, यानी कि यूट्रस को किसी भी कारणवश निकाल दिया गया है, तो क्या उसको पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए कब जाना चाहिए? क्या एवरी मंथ जाना चाहिए या एवरी ईयर जाना चाहिए? उसके लिए डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं? फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि किसी कारणवश किसी पेशेंट की हिस्टेक्टमी हुई है, सबसे पहले तो उसकी डॉक्टर को उसको दिखाने की विजिट इस कारण पर डिपेंड करेगी कि किस वजह से उसकी हिस्टेक्टमी हुई है। यदि कैंसर के कारण, एंडोमेट्रियम कैंसर के कारण, या यूट्राइन कैंसर के कारण, या ओवेरियन कैंसर के कारण पेशेंट को हिस्टेक्टमी किया है, तो फिर यूजुअली ऑन्कोलॉजिस्ट की सलाह पर ही पेशेंट को अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। एक फीमेल को अपनी जनरल बॉडी एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें मैमोग्राम या फिर उसका पैप स्मीयर या जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। यूजुअली जो पेशेंट्स अपनी 30s के एंड में होते हैं उनको 2 to 3 ईयर्स में अपना जनरल चेकअप और पेल्विक एग्जामिन करा लेना चाहिए। यदि अगर पेशेंट की हिस्टेक्टमी हुई है तो शुरू के कुछ सालों में उसको एवरी ईयर और उसके बाद 2 से 3 साल के डिफरेंस पे पेशेंट को दिखाते रहना चाहिए। पैप स्मीयर डिपेंड करता है, हिस्टेक्टमी के बाद पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि ये डॉक्टर्स अपने डिफरेंट पेशेंट्स को डिफरेंट इस चीज़ की सलाह देते हैं कि उन्हें पैप स्मीयर कराना चाहिए या नहीं। लेकिन जनरली अगर पेशेंट की एज 40 या उससे ज़्यादा है तो हम यही सलाह देते हैं कि पैप स्मीयर हर महिला को अपनी 40 की एज के बाद ज़रूर कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या ओवेरियन कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट होता है? फ्रेंड्स, इसके लिए अभी 100% ऑथेंटिक तो कोई टेस्ट मेडिकली अभी तक नहीं डिस्कवर हो पाया है, लेकिन फिर भी डॉक्टर्स इसके लिए एक टेस्ट जिसको हम CA-125 कहते हैं वो कराया जाता है। ये एक कैंसर ओवेरियन कैंसर एंटीजन का टेस्ट होता है, लेकिन फिर भी ये 100% ऑथेंटिक नहीं है। इसमें यूजुअली देखा गया है कि फर्स्ट स्टेज के कैंसर्स को डिटेक्ट करना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यदि किसी पेशेंट में CA-125 की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो डॉक्टर्स इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि कभी कभी ये एंडोमेट्रियोसिस के केस में, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज जिसको हम PID कहते हैं उसके केस में, या यूट्राइन फाइब्रॉइड के केस में भी पॉजिटिव आ सकते हैं। इसलिए सही जानकारी डॉक्टर से मिलकर इस टेस्ट के द्वारा ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि कुछ लोग इस चीज़ को लेके बड़े मन में क्वेश्चंस होते हैं कि एक नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन डिलीवरी के बाद पेशेंट को कितने दिन ब्लीडिंग होती है? फ्रेंड्स, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। यूजुअली आजकल ब्लीडिंग्स जो कि एपिसोड्स जो देखने को मिलते हैं वो पेशेंट को 7 to 10 डेज तक होता है, लेकिन कभी कभी ऑफ एंड ऑन एपिसोड्स हो सकते हैं जिसको लोकिया कहा जाता है, और ये ब्लीडिंग पेशेंट को 6 वीक्स तक चलती रहती है। यूजुअली पेशेंट की यूट्रस के अंदर की क्लीनिंग होती रहती है, जो डिस्चार्ज, जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं प्रेगनेंसी में वो नॉर्मल होते हैं। उसकी वजह से ऑफ एंड ऑन ब्लीडिंग लोकिया की शव टाइप में हो सकती है, और पेशेंट यूजुअली कुछ पेशेंट्स को 6 to 8 वीक्स, किसी को 6 to 8 वीक्स तो नहीं, 4 to 6 वीक्स या फिर 2 to 4 वीक्स भी हो सकती है। कुछ लोग के मन में, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि इनफर्टिलिटी की समस्या का काफ़ी लोगों को सामना करना पड़ता है, तो वो कुछ पेशेंट्स हमसे क्लिनिक में आके पूछते हैं कि यदि किसी कारणवश पेशेंट की लेट शादी हुई है या फिर वो लेट बेबी ट्राई कर रहे हैं तो क्या 40 की एज के बाद भी कंसीव करना पॉसिबल है? फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि इसके लिए सबसे पहले हम पेशेंट से कुछ जनरल चेकअप कराते हैं, जिसके बारे में हमने डिटेल्ड IUI वीडियो या फिर इनफर्टिलिटी वीडियो भी बनाई है, उसको आप चेक कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। लेकिन फिर भी ऑल ओवर कहा जाए तो पेशेंट का हम AMH लेवल चेक करा लेते हैं, कुछ हार्मोन्स इसके साथ जैसे LH, FSH, TSH, प्रोलैक्टिन, ये हार्मोन्स भी चेक करा लेते हैं। यदि पेशेंट का AMH 1 या उससे कम है तो उसमें पेशेंट को कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यदि 1 और 2 और 3 तक AMH लेवल है तो ये गुड लेवल माना जाता है, क्योंकि ये इस चीज़ को दर्शाता है कि पेशेंट की ओवरीज में अभी रिजर्व एग मौजूद हैं और वो नेचुरल तरीके से अपने एग्स के साथ कंसीव कर सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुझे किसी भी महिला को अपना मैमोग्राम यानी कि ब्रेस्ट की जो टेस्टिंग होती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा या एक्सरे के द्वारा वो कब करानी चाहिए?
यूजुअली मैमोग्राम एंड पेप्समियर जैसे डिपेंड करता है एज वाइज। यदि पेशेंट की एज 40 है तो एवरी ईयर मैमोग्राम एवरी ईयर पेप्समियर कराना चाहिए, और लेट 30s में पेशेंट्स हैं या 30 क्रॉस कर चुके हैं तो उनको एवरी 2 to 3 ईयर्स के अंतराल पे करा लेना चाहिए। लेकिन अगेन ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। यदि किसी पेशेंट की ब्रेस्ट में हिस्ट्री रह चुकी है लंप की या किसी फाइब्रो एडिनोमा की या ब्रेस्ट पेन की, तो पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि वो एवरी ईयर प्रिकॉशनरी अपना मैमोग्राम कराते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IUI एंड IVF में क्या डिफरेंट होता है। फ्रेंड, IUI एंड IVF ये दोनों ही असिस्टेड टेक्निक्स हैं उन लोगों के लिए जो कि इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन टेक्निक के द्वारा हम पेशेंट को उसके वो कंसीव कराने में काफ़ी हद तक मदद मिल जाती है, डॉक्टर्स उसको एडवाइस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि IUI में जो हस्बैंड का सीमेन है और वाइफ का जो एग है उसका उन दोनों का फर्टिलाइजेशन पेशेंट की बॉडी के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, क्योंकि पेशेंट जिस वक्त ओव्यूलेट करती है उसका अंडाशय से अंडा निकलता है, उसी समय हस्बैंड का शुक्राणुओं को पैथोलॉजी में वॉश कराकर फीमेल के यानी कि वाइफ के यूट्रस में डाल दिया जाता है और पेशेंट की फैलोपियन ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन होती है और कंसीव होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन IVF थोड़ा सा डिफरेंट एंड टेक्निकल प्रोसीजर होता है। इसमें पेशेंट का एग को भी बाहर निकाला जाता है और हस्बैंड के सीमेन को लेकर, जिसमें गुड क्वालिटी स्पर्म्स लेकर एक टेस्ट ट्यूब में बाहर ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस बाहर ट्यूब में कराया जाता है। फिर जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाता है यानी कि एक एम्ब्रियो तैयार हो जाता है, इस एम्ब्रियो को ग्रेडिंग की जाती है, उसकी क्वालिटी देखी जाती है। उसके बाद पेशेंट के एम्ब्रियो को 3rd डे या 5th डे ये पेशेंट की गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर यदि बाहर ट्यूब में कर रहे हैं तो इसे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF कहेंगे, और यदि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पेशेंट के बॉडी में हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, तो उसको IUI कहेंगे। और ये दोनों इसी तरह ये दोनों डिफरेंट टेक्निक्स हैं, लेकिन दोनों ही टेक्निक्स पेशेंट इनफर्टाइल कपल के लिए अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि अगर कोई पेशेंट को मीनोपॉज हो गया है और उसके काफ़ी समय के बाद अगर वो ब्लीडिंग कर रही है, यानी किसी पेशेंट के सपोज 45 या 50 की एज में मीनोपॉज होकर पीरियड्स बंद हो गए हैं, लेकिन 55 या 60 की एज में जाकर वो ब्लीड कर रही है, तो उसका क्या करना चाहिए, ये क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, यूजुअली ये डिपेंड करता है कि हम पेशेंट की बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं कि ब्लीडिंग किस तरह की है, प्रोफ्यूज है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पीरियड्स बंद होने जाने के बाद यानी मीनोपॉज हो जाने के बाद भी कभी कभी पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग पेशेंट को हो सकती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल माना जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स कुछ इन्वेस्टिगेशन जैसे कि पेशेंट का ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। यदि इसमें इसकी रिपोर्ट्स के आधार पे हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो बायोप्सी ज़रूर कराएं। बायोप्सी में पेशेंट के यूट्रस के अंदर जो झिल्ली मौजूद होती है, जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेकर पैथोलॉजी में बायोप्सी के लिए या हिस्टोपैथोलॉजी एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया जाता है, जिससे हमें ये सटीक जानकारी मिल जाती है कि पेशेंट को किस वजह से ब्लीडिंग हुई, ये पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग है या फिर एंडोमेट्रियम जो झिल्ली है वो रिएक्टिव होकर हाइपरप्लेजिया की शक्ल में ब्लीड कर रही है, या फिर पेशेंट को यूटराइन कैंसर हो गया है। ये सारी चीज़ें उससे हम इजीली पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति को किसी भी महिला को इस तरह की समस्या है तो मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि वो ज़रूर 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 डॉक्टर से तुरंत मिलें, अपना TVS कराएं और अपना एक टेस्ट जिसको कि एंडोमेट्रियल बायोप्सी या फिर एंडोमेट्रियल टिश्यू फॉर हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है, ये टेस्ट ज़रूर कराएं ताकि आने वाली बड़ी बीमारियों से इजीली बचा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई भी बच्चा जब मिनार्क हो जाता है, किसी बच्ची को यानी कि पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, तो क्या उनकी हाइट बढ़ सकती है कि नहीं। पेशेंट बहुत हमारे पास इस समस्या को लेकर आते हैं कि मेरी बेटी को 10 इयर्स और 11 इयर्स की एज में ही पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, अभी हाइट प्रॉपर तरीके से उसने नहीं ली है तो अब हाइट नहीं बढ़ेगी। फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। यदि क्योंकि प्यूबर्टी के एक हिस्से में मिनार्क प्यूबर्टी का एक हिस्सा है, इसको पूरी तरीके से प्यूबर्टी नहीं कहा जा सकता है। पेशेंट यानी बच्चा जब आता है, जिस तरह हमने भी प्यूबर्टी की वीडियो में बहुत ही डिटेल में इसको डिस्कस किया है, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। यदि कोई बच्ची 8, 9, 10, 11 की एज में मिनार्क उसका स्टार्ट हो गया है, पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, तो वो अपनी हाइट इजीली ले सकती है, क्योंकि अभी उसका जो ग्रोथ पीरियड है, उसका जो प्यूबर्टी है, वो भी लंबे समय तक 15, 16, 17 की एज तक चलेगा और उस बीच में वो कभी भी अपनी हाइट को धीरे धीरे गेन कर सकती है। दूसरा, हाइट का जो रिलेशन होता है वो यूजुअली
हेरिडिटरी यानी अपनी पेरेंटल जेनेटिक होता है। यदि किसी बच्चे के पेरेंट्स गुड हाइट के हैं, एवरेज हाइट के हैं, तो बच्चे की हाइट भी उसी के अनुसार इजीली बढ़ सकती है। इसको ये नहीं कहा जा सकता कि यदि बॉडी में कोई हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं जिसकी वजह से मीनार्क स्टार्ट हो गया है और पेशेंट अब हाइट नहीं लेगा, ये सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। इसके बारे में स्ट्रेस ना लें, अपनी डॉक्टर से मिलें, बच्चे को सही डाइट दें, रेगुलर एक्सरसाइज करवाएं बच्चे को, और उसको इजीली इस चीज़ से वो समाधान पा सकते हैं, यानी वो अपनी एज को अपनी पर्टिकुलर एज में हाइट ले सकता है। नेक्स्ट, कुछ लोग हमसे ये पूछते हैं कि जो मल्टी लोड होता है यानी कॉपर टी होता है, क्या उसको लगवाने से कैंसर हो सकता है? फ्रेंड्स, इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो अपनी आने वाली वीडियोस में ज़रूर करूंगी, क्योंकि ये क्वेश्चंस इससे मल्टी लोड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के मन में है। ये एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस है जो कि अनचाहे गर्भ को रोकने की सहायता करता है। ये बेस्ट डिवाइस होता है, बेस्ट टेक्निक होती है किसी भी चीज़ को कंट्रासेप्शन में आती है। फ्रेंड्स, कैंसर इसका बिल्कुल भी, इससे कैंसर नहीं होता है। ये मन में लोगों के मिथ बैठा हुआ है कि हमने मल्टी लोड लगवाया तो वो कैंसर क्रिएट करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये एक फॉरेन बॉडी है। फॉरेन बॉडी यदि हम बॉडी में डाल रहे हैं तो उसको हम पेशेंट को थोड़ा सा एजुकेट कर देते हैं कि इसको रेगुलर चेक, इसके थ्रेड्स फील करते रहें, साल 6 महीने में अपने डॉक्टर्स को दिखाते रहें। लेकिन कैंसर, स्पेशली मल्टी लोड को, तो उसका आगे का पोर्शन बिल्कुल प्लास्टिक का होता है और उसमें कॉपर बहुत ही नॉमिनल क्वांटिटी में होता है, तो इससे कैंसर के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के थ्रू अपने काफ़ी क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा। यदि आपके मन में और ज़्यादा कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, मैं आपकी सारी क्वेरीज के आंसर देने की कोशिश करूँगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ऊपर आई बटन को दबाना ना भूलें ताकि और वीडियोज़ का लिंक भी आपको मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।